ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕರಾವಳಿ ಕಲಾಕಾರಿಗೆ ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಆದಂತ ರಾಮ್ ಬಾಂದೇಕರ್ ಅವರ ಮಗನಾದಂತ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಾಂದೇಕರ್ ಅವರು. ಅಭಿನಂದನ್ ಬಾಂದೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಭಿನಂದನ್ ಬಾಂದೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಕಮ್ಮಿ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಾಂದೇಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಸೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ AB ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ म्यूजिक फील्ड ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತಿನೇ ಕೇಳೋಣ. आइए अभिनंदन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने ये म्यूजिक जर्नी स्टार्ट किया, जैसे मैं आपका जर्नी के बारे में कुछ बताइए, मतलब बचपन से आपने अब तक जो भी जर्नी स्टार्ट किया उसके बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताइए. हेलो एवरीवन. एक्चुअली आपको पता है सर, मेरे पापा वो ही बहुत ही बड़े गुणी कलाकार हैं. और मेरे पापा का नाम है राम बांदेकर और मेरी माँ है श्यामल बांदेकर. और मेरे पापा जो है वो एक्चुअली ट्रू म्यूजिशियन है और आर्टिस्ट है, बहुत ही बड़े कलाकार है. तो उनकी बदौलत वो मुझे और मेरे भाई को भी आ गया, तो थोड़े बहुत टैलेंट्स आ गए हमें. बेसिकली क्या हुआ कि हमारे घर में जब मैं छोटा था तब जो भजन्स, अनुज जुरटा के भजन्स, अजित करकड़े जो डिवोशनल सिंगर्स है, उनके भजन्स चलते थे, मतलब पापा लगाते थे. वो सुनते सुनते बड़ा हुआ हूं मैं. तो तब से हमारे मन में और मेरे मन में म्यूजिक ही चल रहा है तब से. और जहां तक मुझे याद है, जब मैं बहुत ही छोटा था तब पहली बार मुझे हारमोनियम मेरे पापा ने दिखाई. जो हमारे कॉट बेड के नीचे थी, वो उधर से निकाल कर मुझे दिखाया कि ये सारे गम ऐसा रहता है. तो मैं कहूंगा कि बेसिकली मेरे पापा ही मेरे पहले गुरु, मतलब आप बताना चाहते पापा ही आपके पहले गुरु हैं. पापा ही मेरे पहले गुरु है म्यूजिक में. और बच्चा जो आंखों के सामने देखता है तो वही उसका वर्ल्ड हो जाता है. तो हमारे आंखों के सामने म्यूजिक ही था, तो मुझे लगा बाय डिफॉल्ट म्यूजिक ही लाइफ है. तो म्यूजिक में ऐसा था नहीं कि म्यूजिक में ही जाना चाहिए, बट म्यूजिक हमारी फैमिली में था, तो इट वेंट ऑन. तो वो चलता रहा. हम बड़े होते रहे, मैं और मेरे भाई सिद्धेश बांदेकर, हम बड़े होते गए. तो मेरे भाई को पहले तबला सिखाने में डाला, मतलब वो तबला सीखने गया. वो तबला नहीं, पहले वो तबला सीखने गया. तो जब वो तबला सीख रहा था तब मुझे पापा बताते थे कि तुम्हें अब हारमोनियम सीखना है. तो मुझे हारमोनियम दिखाया पापा ने कैसा रहता है. तो बेसिकली आई वाज लकी. और हमारे म्यूजिक फैमिली में फर्स्ट जनरेशन पापा है, तो उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई, तो हमें उन्होंने थोड़ा बहुत इजी कर दिया. मतलब म्यूजिक ऐसा रहता है, तो हारमोनियम तबला सब हमारे घर में पहले से ही था. तो वी गॉट टू नो व्हाट इज हारमोनियम, व्हाट इज तबला बेसिकली. एंड बाद में मुझे म्यूजिक क्लास में डाला गया. हारमोनियम सिखाने को भेज दिया गया. तो मैं वहां पर हारमोनियम सीखने गया. शायद तब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था. मैं और मेरी बहन भाविका, हम दोनों हारमोनियम सीखने जाते थे. और आपको पता है कि जब वो दौर ऐसा है कि जब हम छोटे बच्चे थे तब खेलने का मन बहुत रहता है, राइट. तो बहुत ही गुस्सा आता था जब सैटरडे संडेज को म्यूजिक क्लास में हमें भेजा जाता था. तो हम लोग बातें करते हुए जाते कि पापा हमें खेलने भी नहीं देते, जबरदस्ती हमें भेजते थे. जब 4 बजते थे, सैटरडे संडे म्यूजिक क्लास रहता था वो. तो जब 4 बजते थे पापा का आवाज आता था, अभी क्लास को जाना है, क्लास का टाइम हो गया, अभी निकलना है क्लास. तो बहुत ही गुस्सा आता था कि पापा हमको इस टाइम पर खेलने नहीं देते, म्यूजिक क्लास में भेजते हैं. पर आज हमें पता चला कि उसका वैल्यू कितना है. इसकी वजह से हम लोग इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं. तो मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पापा का. तो आते हैं मेरे गुरु की ओर, जो हम क्लास को जाते थे. मैं
मैंने म्यूजिक सीखी, हारमोनियम सीखी श्री दिनेश गडकर जी से। अच्छा, मतलब आप बता रहे थे कि हाँ, पापा ही पापा पहले गुरु थे। उसके बाद भी आप हाँ, मतलब दूसरे गुरु से पापा सीखे। मतलब बेसिकली वो सीखे नहीं है। अच्छा, सही। वो बाय ओन आर्टिस्ट है। अच्छा, अच्छा। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ हिम। क्योंकि घर में कोई नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने सुनते हुए सीखा। मतलब अच्छा, मतलब पापा खुद वो मतलब खुद सीखे, वो उनके खुद कोई सीखे। गुरु नहीं नहीं है। नहीं, अच्छा। गुरु मतलब वो अजीत कडकडे सर, वो जो म्यूजिक का हाँ। डिवोशनल म्यूजिशियन है, उनको बहुत फॉलो करते थे। तो उनको देख देख के, उनका सुन सुन के पापा ने सीखा। तो वही बोला ना, जो फर्स्ट जनरेशन रहती है म्यूजिक में, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम लोग सेकंड जनरेशन रहे, मैं और मेरे भाई सेकंड जनरेशन है म्यूजिक में, तो हमको थोड़ा बहुत इजी हो गया। तो बढ़ते हैं मेरे गुरु की ओर। मेरे गुरु जैसे मैंने कहा श्री दिनेश गडकर जी है, उनसे मैंने सेकंड स्टैंडर्ड में हारमोनियम सीखी। तो अभी तक मैं सीखता ही हूँ। सेकंड स्टैंडर्ड में बहुत बहुत ही छोटा था मैं, शायद मैं 8 साल का था, शायद 7-8 साल का था, तब से सीख रहा हूँ मैं हारमोनियम। और उनका कहूँ तो वो बहुत ही बेहतरीन संगीत टीचर है। मतलब इतने गुणी कलाकार है कि उन्होंने आज तक हमें डांटा नहीं कभी भी म्यूजिक में। बहुत ही प्यार से सिखाते थे, तो वो बात हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने जो हमें सिखाया, और कंटिन्यूसली मैं 3-4 साल तक उनसे सीखता रहा। अभी भी वो सीखा? हाँ, अभी भी मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनके साथ जाके थोड़ा बहुत पूछता हूँ ये क्या है वो क्या है। तो वो बहुत ही, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचा है। मेरे पापा के बाद वही जो है मुझे यहाँ पर ले आए। तो थैंक यू सो मच उनके लिए भी। और आफ्टर दैट द लाइफ वेंट ऑन, मतलब लाइफ बढ़ता गया, मतलब हम आगे बढ़ते गए। और पापा बेसिकली वो क्या करते थे कि वो स्टेज परफॉर्मेंसेस देते थे। एक बच्चे को ऐसा होता है कि अगर उनको क्लास में भेजा गया तो उनको स्कोप नहीं रहता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमें क्या हुआ कि पापा खुद सिंगर थे और वो स्टेज प्रोग्राम्स करते थे। तो हमें चांस मिला कि उनके साथ स्टेज पर बैठने का, परफॉर्मेंस देने का। तो हमें और इंटरेस्ट आने लगा। बहुत मतलब डिफरेंट तरह के लोगों से मुलाकात हुई और उनसे बात करने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा। जब टाइम बढ़ता गया तो वी स्टार्टेड लविंग म्यूजिक। मैं, मेरे भाई भी बहुत ही, मतलब उन्होंने बहुत ही मकाम हासिल किया तबला में। और उनकी वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला म्यूजिक में। एंड तब तक मैंने जैसे बताया, पहले भी मेरे इंटरव्यू में बताया था कि तब तक मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं था। वो बात सबसे अलग है। तब तक आप सब बस म्यूजिशियन थे। आई वाज जस्ट अ म्यूजिशियन। मैं सिर्फ साइड में बजाता था। बहुत ही सिंगर्स का मैंने मतलब एक्कम्पनी किया है सबका। तो वो पार्ट बहुत ही अलग है कि 10 सिंगिंग मतलब सिंगिंग में इंटरेस्ट कैसा है? सिंगिंग में एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं जब भी मुझे पापा एक्चुअली सर जब क्लास में सिखाते थे सारेगामा, मतलब बजाते समय मुझे गाना भी था, तो मैं गाता नहीं था। मैं मुंह बंद करके बैठता था नीचे देख के हारमोनियम। बट हारमोनियम एकदम तेज बजाता था मैं, हारमोनियम में एकदम एक्सपर्ट बन गया था मैं। तो इसलिए मुझे लगा कि म्यूजिक मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ही रहते हैं। और साइड बाय साइड मैंने कीबोर्ड भी सीखा। अप टिल स्कूलिंग अप टिल 10th तक मैं सिर्फ सबका साथीदार बना रहा म्यूजिक में। तो आई वॉज नॉट इनटू द सिंगिंग, ओनली जस्ट इन म्यूजिक पार्ट। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सोनू निगम मेरे आइडल है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनकी वजह से मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट आ गई। तो वो मेरे आइडल है। तो उनका गाना मैं सुनता रहा। मतलब फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड जस्ट लिसनिंग हिज सॉन्ग्स। मतलब जो मुंगारू मळे फिल्म आई थी, तब से मैं उनके गाने की और बहुत ही फिदा हो गया। तब से बहुत ही फिदा हो गया। तो मुझे लगा कि म्यूजिक सिंगिंग में भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज वेल परफेक्ट इन म्यूजिक, ताल में और मतलब हारमोनियम मेलोडी में सब परफेक्ट था। तो मुझे लगा कि म्यूजिक सिंगिंग में भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहिए। तो व्हाट आई डिड इन 11th स्टैंडर्ड, सोनू निगम का एक गाना आया था सोनियो, और उससे पहले मैं हुना भी था। शायद 2003 में आया था वो, तो 4 में आया था। तो मैं हुना भी मेरा फेवरेट ट्रैक था उनका, और सोनियो भी फेवरेट ट्रैक था वो। इट वाज इन 2009। तो क्या हुआ कि मुझे पापा ने एक कैरोके सिस्टम ला के दिया। मतलब मेरे लिए नहीं, वो सिर्फ घर के प्रैक्टिस के लिए लाया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इवन आई स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगा कि पापा ने लाया, क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूं सिंगिंग के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं हुना गाना रिकॉर्डिंग करने
के लिए शुरू किया, मतलब आई स्टार्टेड टू रिकॉर्ड माय वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम। वो सिस्टम में आपने स्टार्ट किया, सिस्टम में मैंने स्टार्ट किया, सो आई स्टार्टेड टू एनालाइज माय वॉइस, मतलब मेरा वॉइस कैसा है देखने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग किया था। तब मैं हूं ना गाना मैंने गाया, वो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, वो गाना जब मैंने वो लाइन मैंने जब गाया तब पापा को मैंने दिखाया कि पापा मैंने ये रिकॉर्डिंग किया है तो ये कैसा लग रहा है। तो पापा ने बोला कि आपका वॉइस एकदम इस जगह पर सोनू निगम जैसा लग रहा है। तो मुझे लगा कि इस जगह पर लग रहा है तो मैं क्यों ना मैं वो ही स्ट्रेच कर दूं। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग अप सोनू निगम फ्रॉम देम। तो सोनू निगम मेरे आइडल रहे और मुझे सिंगिंग में उनकी वजह से ही इंटरेस्ट आ गया एंड आई फेल्ट लाइक आई शुड गो इनटू दिस सिंगिंग। तब उनके साथ साथ मैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जी का ज्यादा सुनने लगा, क्योंकि सोनू निगम जो है उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो मोहम्मद रफी जी को इमिटिएट करके आए थे, मतलब उनको कॉपी करके आए थे। तो आई स्टार्टेड इवन लिसनिंग मोहम्मद रफी, तो दोनों के फ्लेवर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या हुआ कि देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग म्यूजिक, मतलब ये सिंगर को सुना, उस सिंगर को सुना, सबको आई स्टार्टेड लिसनिंग ऑल ऑफ देम। तो जब मैंने उनको सुना और दिलचस्पी आने लगी म्यूजिक में, सिंगिंग में। सो आई स्टार्टेड माय करियर ऑफ सिंगिंग फर्स्ट फॉर अ वेडिंग इवेंट। वो मेरा ओन इवेंट नहीं था, वो एक सिंगर आए थे गोवा से, विजय नायर करके, बहुत ही बेहतरीन, आप शायद जानते हो। तो कोई भी ऐसा कोई भी लोग जो रहते हैं वो डायरेक्टली मौका नहीं देते स्टेज पर गाने के लिए, बट उस समय पर उन्होंने मुझे मैं हूं ना सॉन्ग ही गाने के लिए मौका दिया स्टेज पर। इट वॉज अ कैरोके शो। तो व्हाट आई डिड, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन द स्टेज। तो मैंने गा दिया, उनके टीम को पसंद भी आ गया, तो देन आई फेल्ट वेरी हैप्पी। तो मुझे लगा अगेन आई शुड मूव, बिकॉज सबने अप्रिशिएट किया, तो लगा कि और आगे बढ़े इसमें। तो तब तक मेरा हारमोनियम साइड बाय साइड स्टार्ट था, पर कीबोर्ड थोड़ा कम बजाने लगा क्योंकि म्यूजिक सिंगिंग में इंटरेस्ट आ गया मुझे। तो बाद में क्या हुआ, देन आई वेंट ऑन, लाइक फर्स्ट आई टुक माय ओन शो एट द एज ऑफ समथिंग 16 नॉट इन 16, 17, एट द एज ऑफ 17 मैंने। आप 10th में थे? नहीं, तब मैं सेकेंड ईयर में था। अच्छा, सेकेंड ईयर में था। तब मैंने मेरा ओन शो लिया, और वो शो ऐसा आ गया कि क्योंकि मुझे किसी ने सुना नहीं था, सही है, बट ऑल वर नोइंग माय फादर, मेरे पापा को सबने सुना था, तो पापा पर सबको विश्वास था। तो पापा ने प्रोग्राम लिया और मुझे उसमें गाने के लिए पापा ने प्रोग्राम लिया, मतलब सही है, बढ़िया होगा ही। वही, तो ऐसा सोचकर उनके फ्रेंड्स ने मुझे एक शो दिया। देन व्हाट आई डिड, इट वाज माय फर्स्ट शो ओवरऑल। मैंने विद एंकरिंग, विद सिंगिंग और विद लेडी सिंगर मैंने पूरा हैंडल किया। देन इट वाज अ रियली बेस्ट शो, सबने अप्रिशिएट किया। अच्छा, मतलब कैसे फर्स्ट तो मतलब सभी को डर लगता ही है, जैसे सही होगा या डर तो सर लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मैं सही होगा, मैं करेक्ट। ये बात बहुत ही सही बताई आपने कि वो मन में रहता है कि कैसे करना है, पर मेरे मन में एक ही चीज थी कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। सही है, कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे लोग और प्रोग्राम्स देंगे, क्योंकि मुझे इवेंट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था। सच्ची बताओ तो मुझे तब इवेंट में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ मेरा बेस्ट देना था, क्योंकि पापा ने कहा था कि सोनू निगम को ये मतलब मेरी वॉइस मैच हो रही है, तो मैंने ज्यादातर सोनू निगम के गाने लिए उसमें, एंड आई डिड माई बेस्ट। तो एंड इट वाज अ बेस्ट शो, सबने अप्रिशिएट किया, एंड आई डिड इट फॉर अराउंड अबाउट 2.5 hours, कंटिन्यूसली 2.5 hours मैंने गा दिया। इट वॉज रियली बेस्ट शो। तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे प्रोग्राम मिलेगा या नहीं, बट आई डिड इट वेल एंड पीपल लकीली लाइक माई हार्ड वर्क, मतलब सबको अच्छा लगा और मैं मासूमियत से गाता गया और लोग अप्रिशिएट करने लगे, एंड मुझे प्रोग्राम्स मिलते गए बाद में। देन इट वेंट ऑन। मतलब प्रोग्राम पे जर्नी जो है, मतलब आपको पापा की वजह से आपने स्टार्ट किया। अगर आप पापा ने नहीं बताया होता सोनू जैसा नहीं है, तो मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाते रहना, बस इसी में, बस इसी में उसमें ही मैं रह जाता, तो मैं ये फील्ड में नहीं आता अभी। तो मैंने जैसे बताया, पापा ही मेरे सपोर्टर है ऑल द टाइम। तो मैं वंस अगेन आई एम थैंकफुल ऑफ माय फादर, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद मैंने जैसे बताया कि बढ़ता गया, मुझे मैंने स्ट्रगल किया। मतलब जैसे मैं पूछना चाहता था, जैसे क्या क्या आपको दिक्कतें आई, वही ये जो स्टेज पे पहुंचे आप, इससे पहले क्या क्या मतलब हुई रही? प्रॉब्लम मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरा 50% जो वर्क है पापा की वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया था। ओके, जैसे बताया कि पापा की वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया,
मतलब वो पहचान हाँ, जो है, पहचान जो है वो पापा पापा की के वजह से। नाम से मुझे हाँ, आ सही। गई। पर पापा ने सिखाया नहीं मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं उनको देख के ही सीखा हूँ। ऐसे पर्सनली मुझे नहीं सिखाया कि ये करना है वैसा करना है, तो मतलब ऐसा मैंने है, सुना। मतलब जैसे कि हम लोग जो समझते हैं, जैसे पेरेंट्स जो सिखाते हैं हाँ। खुद के बच्चों को, करेक्ट करेक्ट तो मतलब बच्चे सही से सीख नहीं पाते हैं। करेक्ट 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 नहीं लड़िए क्या अगर Right, right. जैसे क्लास में वगैरह भेज देते दूसरे के पास तो करेक्ट करेक्ट मतलब तब ढंग से सीखते तब सीखते सीखते ऐसा। मेरे केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं लिटरली इंटरेस्टेड था अच्छा। हर एक फील्ड में। जो मेरे पापा के बहुत सारे, मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में नहीं है सर। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ म्यूजिक में मैं इंटरेस्टेड, मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। अच्छा। तो मेरे बहुत ही विविध डिफरेंट फील्ड्स में मेरी इंटरेस्ट है, जैसे कि आर्ट में और सिंगिंग में, म्यूजिक, और जैसे कि बोलते हैं स्कल्पटिंग, मूर्तियां हाँ, बनाने में, हाँ, हाँ। इन सब में भी मेरा इंटरेस्ट है। तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में ही है, ऐसा नहीं था। तो क्या किया कि जैसे पापा मतलब भजन गाते गए, तो उस और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा गया। अच्छा। एंड साइड बाय साइड मैं बताना चाहूंगा कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई एकेडमिक्स। पढ़ाई में भी मैं बहुत ही मतलब स्कोर अच्छा किया, टॉपर रहा हूँ राइट फ्रॉम माई फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल माई एमटेक मास्टर्स डिग्री में पूरा टॉपर ही रहा हूँ। तो मेरा ऐसा पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था कि मैं सिंगिंग में ही जाऊं। तो मेरे सभी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो बट क्या हुआ कि सिंगिंग की वजह से जो है वो फेम बहुत ही अलग रहता है, सही है। क्योंकि वहां पर टैलेंट दिखाई भी देती है, फेस भी दिखाई देता है और पहचान भी होती है। और मैं बाकी मेरा अदर टैलेंट्स लूं, जैसे कि गणपति बनाना हो या मूर्तियां नहीं, बनाना मैं हो। पूछना चाहता था, अभी आप जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हो, हाँ, और right, छोड़ के अभी आप म्यूजिक फील्ड में भी हो, इस छोड़ के भी आप मतलब क्या क्या करते हो इस छोड़ के? या वो पहले तो मैं सिंगिंग में जो हाँ, आपने singing बताया हो गया। सिंगिंग में हो गया, वो फिर जो मेरा फ्री टाइम में करता हूँ या, प्रोफेसर प्रोफेसर भी, आने के बाद ये, संभालना पड़ता है। yes. ये छोड़ के भी और कुछ है? ये छोड़ के मूर्तियां बनाना, अच्छा। मतलब फाइबर स्टैचूज, हाँ, हाँ। ब्रॉन्ज स्टैचूज Okay. और पीओपी स्टैचूज, ये सब, और पोर्ट्रेट स्केचेस बनाना, ये भी मेरा काम है। जैसे मैं मतलब वो इंटरेस्टेड, पापा की वजह से आपने सीखा है इसको। एक्चुअली पापा ऑलराउंडर है, तो मुझे भी वो आ गया। और मैंने बहुत ज्यादा उसमें ट्राई किया। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे जो है वो 2 स्टेप आगे रहने चाहिए पेरेंट्स से, 2 स्टेप आगे रहने। तो आई स्टार्टेड, मैंने ये किया कि मैं भी 1-2 स्टेप आगे बढ़ूं पापा से, ताकि और लोग मुझे पहचाने। पापा के नाम से नहीं, मेरे नाम से। तो इसलिए या खुद के नाम से या, सो आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड सो दैट आई बिकम मोर सक्सेसफुल। पापा के नाम से नहीं, अभिनंदन के नाम से। आप अभी मल्टी टैलेंटेड उसके मतलब वही, तो मुझे ज्यादातर सभी में इंटरेस्ट है। जैसे बताया गया था कि मुझे सिर्फ सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे फील्ड्स में थे। तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहा कि आफ्टर 10th जो है बहुत ही क्रिटिकल पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि 10th के बाद एक बच्चा जो है वो उसको ये करना होता है, क्या बोलते हैं उसको, ही हैज टू फिक्स हिज लाइफ, उसको क्या बनना है। तो वो जो करना था वो सोचने लगता है क्या बनूं। तो मुझमें इतने टैलेंट्स भरे थे कि मैं ही कंफ्यूज रहेगा कि मुझे क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है। तो मैं लिटरली ये भी कहना चाहूंगा सबको कि जो भी देख रहे हैं, क्योंकि एक आदमी या एक पर्सन को इतने सारे टैलेंट्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है जीवन में। तो किसी एक में करो और बहुत अच्छा करो। बट वेल, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस टैलेंट्स। बिकॉज ऑफ ऑल दिस टैलेंट्स मैं बहुत ही, मतलब मेरे एरिया कारवार में जो है थोड़ा बहुत फेमस हूँ, आपके आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से। तो ऐसे ही जर्नी बढ़ती गई और मैंने मेरे सभी टैलेंट्स जो है मेरे साथ कैरी ऑन किया। किसी को भी मैंने ड्रॉप नहीं किया, किसी टैलेंट्स को भी ड्रॉप नहीं किया, सभी मेरे साथ लेते गया। और जैसे कि आप अभी मतलब अभी जो प्रोफेसर हैं कॉलेज में, अभी आपने कभी नहीं सोचा कि इतना मतलब दूसरा कोई इधर बाहर जाओ, कंपनी में जाओ, दूसरी जगह जाओ, कारवार छोड़ के आप कारवार में हैं, मतलब कोई भी सोचता है कि जो चांस मिलेगा मुझे इतना, राइट चलेगा। करेक्ट सर, आपने सही सवाल पूछा मुझे और बहुत ही अच्छा सवाल है। अब मैं बताना चाहूंगा कि एज माई मतलब अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक्स, मेरी जो पढ़ाई है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो सिविल इंजीनियर मतलब बेसिकली सबके मन में आता है कि घर बांधना है, कंस्ट्रक्शन, इट्स अ सिविल इंजीनियर। तब क्या हुआ, आई वॉज वेरी कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि तब तक मैंने ऑलमोस्ट मेरा जो टैलेंट है मैंने लोगों को दिखाया था, गणपति बना, स्कल्पटिंग करना,
सिंगिंग करना, डेकोरेशन करना, स्टेज डेकोरेशन, वो भी ऐड होना, वो मतलब मैंने सबको दिखाया था। तब क्या हुआ मुझे कि ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ी फेम मिल रही है, तो मुझे डर लगा कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग टोटली मैंने ऑक्यूपाई किया, तो क्या हो जाएगा कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। उसी में कंस्ट्रक्शन मतलब फ्रॉम मॉर्निंग 8 till 12 बजे नाइट, तो पूरा काम करना पड़ता है फील्ड पर। तो मुझे डर लगा कि कहीं पर मेरे टैलेंट्स इस वजह से हाइड ना हो जाए और दब ना जाए। तो क्या हो गया कि मैंने ज्यादा उसमें मैंने 3 महीना काम किया। आई वर्कड इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर 3 months, बट वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा इन चीजों में। तो मैंने क्या किया कि आई स्किप्ड, मतलब मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाने का। देन आई सिलेक्टेड माय टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि वहां पर 5 के बाद आई एम फ्री। तो 5 के बाद मैं मेरा जो चाहिए वो कर सकता हूँ, जो मेरे टैलेंट से मैं वो यूज कर सकता हूँ। ऐसे कंपनी में कैसा होता है कि सुबह जाओ, मॉर्निंग से रात को आए, थक जाओ फिर सो जाओ, थक के सो जाने का, तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने समझा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आए थे, और टीचिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आए थे। टीचिंग के लिए भी मंगलूर, यहाँ वहाँ सब जगह पर आए थे। पर मैंने क्या किया कि अगर मैं वहां पर गया, तो मैं और एक बात बताना चाहूंगी, मेरे टोटल स्टडीज यहाँ कारवार में ही हुए, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड यूकेजी टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड अप टिल इंजीनियरिंग। मेरे टोटल 22 years कारवार में ही बिताया मैंने। तो पेरेंट्स के साथ बहुत ही लगाव बन गया, अटैचमेंट हो गया। दैट्स द वीकेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन अ लाइफ। पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बनना, मतलब उनको छोड़ के जाने का मन नहीं। घर में छोटे हैं, हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ, छोटे जो रहते हैं उनके ऊपर ज्यादा अटैचमेंट बहुत ही रहता है। तो मैंने सोचा कि इनको छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मैं यहाँ ही रहूंगा। जो भी करना है यहाँ पर ही करूंगा। तो अपॉर्चुनिटीज जैसे आपने पूछा था, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आए मुझे, यहाँ वहां से आए थे, टीचिंग में भी, कंस्ट्रक्शन में भी आए थे। तो मैंने टैलेंट्स की वजह से, और मेरे पेरेंट्स बहुत ही क्लोज टू हार्ट है, तो मैं उनको छोड़ के नहीं गया, और मेरे टैलेंट्स भी है। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो ये सब टैलेंट्स दिखा सकता हूँ, सिर्फ एक ही दिखा पाऊंगा, आइदर सिंगिंग में। जो मेरे आर्ट के लाइंस है वो सब यहाँ पर ही है। तो मैंने सोचा कि वो स्किप कर देंगे और यहाँ पर ही रहूंगा। मतलब आप पापा के काम में भी हाथ बटा रहे हैं, राइट, वो भी पापा के लिए भी हेल्प, वो उनके लिए भी हेल्प हो गई। और मैं शायद 10th स्टैंडर्ड में था, तब से आई स्टार्टेड एडिंग टू माय फैमिली। मैं तब से उनका हेल्प कर रहा हूँ डेकोरेशन में। ये तो तब से अटैचमेंट बहुत ही और स्ट्रॉन्ग बन गई। तो इसलिए मैं कारवार छोड़ के नहीं गया, इधर ही रहा मैं। ठीक है, अभी आपका ऐसे कि फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं? मैं अभी तक जो हूँ वो मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। सच्ची बताऊँ तो मेरा कुछ भी प्लान नहीं था यहाँ पर। जो मैं यहाँ पहुंचा हूँ उसके लिए मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। जो भी था, वो बोलते हैं ना, वो फ्लो के, जस्ट गो थ्रू दी फ्लो। मतलब जैसे हवा आती है वैसे बहो। तो मैंने वही थ्योरी अप्लाई की, और बहुत ही अच्छा हुआ लाइफ में। कभी ऐसी डिफिकल्टी नहीं आई कि मैं रॉन्ग पाथ पर गया या रॉन्ग जगह पर गया। तो सभी अच्छा होता गया, पेरेंट्स का आशीर्वाद और बड़े लोगों का आशीर्वाद था। तो सभी अच्छा कुछ तो फिक्स रहेगा, इसी में इधर सेटल होना चाहता हूँ। हाँ, इसी फील्ड में आगे कुछ प्लान नहीं है मेरा। वैसा कुछ प्लान अभी तक नहीं है। अभी तक सोच रहे, इसका मतलब। हाँ, अभी तक मैं जैसे बोलते हैं ना, जस्ट एंजॉय द लाइफ। मतलब जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिलती है, यू डू दैट। साइड बाय साइड यू वर्क हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। आप जो भी करो, हार्ड वर्क करो। ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूँ तो उनको ये करो, क्या बोलते हैं कि आप ये काम करो, वो काम करो। पहले जमाने में वो चलता था, क्योंकि मैं इवेंट मैनेज करता हूँ, मतलब डेकोरेशंस भी आता है उसमें। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, भाई लोग हैं जो मेरे मदद करते हैं। तो मैं उनको बता नहीं सकता कि ये उठा के लाओ सामान, वो उठा के लाओ, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगता है। पहले जमाने में था वो कि बॉसिंग करना। अब जब बॉस है, वो बॉस खुद को काम करना पड़ता है, खुद करे तब वो उनके लोग देखकर उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि यू हैव टू वर्क हार्ड। कुछ भी बनना है तो हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक चीज है, जैसे कि अभी अपने जो दर्शकों को आप क्या मैसेज, मतलब क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि सभी में ऐसे में हमने देखा कि सभी कुछ ना कुछ तो टैलेंट रहता ही है। राइट। तो मतलब क्या उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एरिया में, मतलब कारवार में, बेसिकली मैं कारवार से हूँ। कारवार में बहुत ही टैलेंट्स है, बहुत लोगों में टैलेंट्स है, पर उनको मौका नहीं मिलता है। पर मैं
वन ऑफ द ब्लेस्ड, बिकॉज मेरे पापा की वजह से मैं और मेरे भाई ब्लेस्ड है, क्योंकि हमें मौका मिला, सपोर्ट की वजह, सपोर्ट भी मिला, प्लेटफॉर्म भी मिला। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन बनेंगे अभी, क्योंकि उनके फैमिली में कोई नहीं है, तो जो भी उनमें टैलेंट्स है अभी उनके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, मतलब रियलिटी शोज आ रहे हैं, उनमें जो भी टैलेंट्स है वो परफॉर्म करके वो मतलब वर्ल्ड को दिखाए। एंड along with that hard work is also required. Okay, so hard work करके उनमें जो टैलेंट्स है वो दिखाए, तो मेरा मैसेज वही है उनके लिए। ठीक है अभिनंदन जी, अभी अपने दर्शन चाहेंगे कि आप कोई भी अपने पसंदीदा रहे कोई भी सॉन्ग अभी सुनाए। ओके, आप रिक्वेस्ट करें तो जो भी मतलब आपको अच्छा लगे, आपका फेवरेट जो भी सॉन्ग होगा। So I'll sing one song for you. Here there is already guitar with me. आपका कौन सा फेवरेट है सर? ऐसा कुछ नहीं, जो आपको फेवरेट है वही सुनाएंगे। ओके, मैंने जैसे कहा था कि सोनू निगम मेरे फेवरेट है, तो उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उनका गाना लूंगा, उनके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट, उनके लिए सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ, उनका ही सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। तो हियर गोस दिस सॉन्ग। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान करो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया गाना है। थैंक यू अभिनंदन जी, हमारे चैनल के लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपका जो भी फ्यूचर लाइफ के लिए हमारे चैनल की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट वाज अ नाइस टाइम विद यू। थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ मैं विजय स्टार चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। ಹಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತಹ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಾಂದೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರಾವಳಿ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್.